Coach, as you know, Mohit Patil is here. मोहित पाटिल ने JEE एग्जामिनेशन, उसके बाद NEET या फिर CET तीनों के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। JEE एग्जामिनेशन में उसे 99.9% मिले फिजिक्स में। नीट के एग्ज़ाम में 99.87 है और CET के एग्ज़ाम में भी 99.9% है उसे। तो उसकी जो जर्नी थे 11th-12th स्टैंडर्ड की, वो किस तरह से उसने वहाँ पे फॉलो की है, किस तरह से अप्स डाउन आए हैं और किस तरह से उसने खुद का जो कॉन्फिडेंस और डेवलप किया है, उसके बारे में हम अभी बातें करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि 11th-12th में किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है हैंडल करना चाहिए। बहुत सारी बातें रहती, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, वो हम यहाँ पे मोहित के साथ डिस्कस करके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून मोहित। गुड आफ्टरनून। ओके, तो आपने JEE, NEET, CET तीनों के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि 10th के बाद जब वो 11th में आते हैं तो 11th में साइंस फैकल्टी में सभी सब्जेक्ट नए रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो आपने किस तरह से 10th के बाद जब आपने 11th में आगे जब कंटिन्यू किया तो आपके दिमाग में क्या क्या था, किस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्शन या फिर बाकी जो बातें थी उसके बारे में क्या बताओगे आप? 10th से 11th में जब हम आते हैं तब वो एक बहुत बड़ी स्टेप होती है, क्योंकि अचानक से आपका स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला था। लेकिन फिर भी एक फाउंडेशन फेज होती है जो आपको मतलब हर क्लास प्रोवाइड करता है, जो आपको मिलती है कि आप अच्छे से डिसाइड कर लो कि हाँ साइंस में हमें इतना स्टडी करना पड़ेगा या फिर हमें ये अपने एम रखने हैं। आपको अलग अलग करियर से आप रूबरू होते हो, लेकिन आखिर में आपको ही तय करना होता है कि आप क्या डिसाइड करते हो। लेकिन फाउंडेशन आपको बहुत हद तक मदद कर देता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं अभी मेडिकल परस्यू करूँगा या फिर मुझे इंजीनियरिंग परस्यू करनी है या फिर मुझे कुछ और जैसे रिसर्च और बहुत सारी फील्ड होती है जिसमें आप जा सकते हो। लेकिन पहले तो आपको खुद को रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ मैं ये इतना स्टडी कर पाऊँगा या फिर मैं ये सब कोप अप कर पाऊँगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए फाउंडेशन से ही, तो उससे सब बराबर हो जाता है, आप बाद में उससे इक्विप हो जाते हो। तो जैसे कि मोहित ने बताया कि 10th के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें से किसी एक के बारे में सोचना पड़ता है। शुरू में बहुत सारी बातें आपके लिए नहीं होती है, शुरू से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हमें डेवलप करना पड़ता है ताकि उस एम तक हम पहुंच पाए। जैसे मेडिकल टारगेट रहता है बहुत सारे बच्चों का, इंजीनियरिंग का टारगेट रहता है बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में टारगेट रहता है। तो शुरू से वो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो आपने 11th से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों भी सब्जेक्ट थे आपके, 12th में भी थे। तो 11th में जब आपने एडमिशन लिया तो 11th का जो आपका स्टडी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट आपके लिए नए थे। तो आपने किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से सभी सब्जेक्ट को आपने हैंडल किया, उसके बारे में थोड़ा बताओ बच्चों को। मैंने सब सब्जेक्ट का एनालाइज किया। मतलब जैसे फिजिक्स से थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का सब्जेक्ट है, मतलब इसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है। केमिस्ट्री में मिक्स है, मतलब फिजिकल में प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है और बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा आपका मतलब इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए। और बायोलॉजी में आप फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको पूरे दिन का टाइम मैनेज करना होता है कि मतलब हाँ आज मैंने फिजिक्स या केमिस्ट्री किया तो कल बायोलॉजी और फिजिक्स करूँगा। तो मतलब हर दिन का आपका टारगेट अलग होना चाहिए और वो टारगेट एम करने की आपकी जो कैपेबिलिटी है वो हर एक स्टूडेंट की अलग होती है। उसी से ही आपको अपना एम डिसाइड करना चाहिए पहले तो कि हाँ मैं आज 2 चैप्टर फिजिक्स के करूँगा या फिर एक बायोलॉजी का करूँगा। ये एंड फेज की बात होगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको पहले तो मतलब जो अपनी क्लास में शुरू है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। बाद में आपको खुद को खुद समझ आएगा कि क्या अपने लिए इम्पोर्टेंट है और क्या मतलब हम स्किप कर सकते हैं कुछ तो। अच्छा, आपने 11th से ही थोड़ा प्लानिंग किया था कि आगे 12th में किस करियर में जाना है या फिर आपने 12th में डिसाइड किया? बहुत सारे बच्चों को दिमाग में रहता है कि 11th में सिलेक्शन करना चाहिए या फिर 12th में करना चाहिए या फिर
चारों भी सब्जेक्ट रख के फाइनल आपको जिस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो उसमें जाना चाहिए, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि आपका पहले से फिक्स होना चाहिए, मतलब 11th में ही आपको फिक्स होना चाहिए कि हाँ मैं मेडिकल में जाऊंगा, मुझे इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी आपको मतलब उससे थोड़ा सा मतलब अपने आप को ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए कि हाँ मुझे दोनों फील्ड में मतलब ट्राई करना है। आपको एक के लिए फिक्स कर लो पहले, और फिर बाद में हो सके तो दूसरे फील्ड को ऑप्ट कर सकते हो आप, मतलब उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, इमेजिनेशन भी बढ़ती है। लेकिन आपका 11th से फिक्स होना चाहिए कि हाँ मुझे मेडिकल साइड को जाना है। लेकिन अगर फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो फिर 11 to 12 की जो ट्रांजिशन फेज होती है उसमें आपको समझ जाता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में ज़्यादा है, मैथ्स में मुझे जम नहीं रहा है क्योंकि या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आपको वो 11 से 12 के फेज में समझ आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट तो भी ऐसा आएगा जिसमें आपको वो रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है या फिर मैथ्स अच्छा लगता है। ऐसा तो दोनों भी ऑप्शंस खुले रहते हैं एक्चुअली बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट रहता है, बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है, बहुत सारे बच्चे दोनों भी सब्जेक्ट रखते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मोहित पाटिल है, इसने भी 11th में पीसीएम पे रखा था, 12th में भी पीसीएम पे रखा था। ऐसे नहीं कि एक ही ग्रुप था और उसके ऊपर ही उसने कॉन्सेंट्रेशन किया था, उसने पीसीएम भी रखा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी रखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी रखा था। और 12th में उसे रियलाइज हुआ कि चलो मेडिकल में अच्छा करियर कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम अच्छा प्रिपेयर कर सकते, तो फाइनली उसने पीसीबी के ऊपर फोकस किया, लेकिन सप्लीमेंट्री मैथमेटिक्स भी उसने साथ में रखा था। ओके ठीक है। फिर बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि आपने 11th-12th में जो वर्किंग आवर्स है, नंबर ऑफ आवर्स का जो प्रिपरेशन रहता है वो दिन में आप कितने करते थे? कोचिंग क्लास के टाइम रहते हैं, कॉलेज के प्रैक्टिकल रहते हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए आपने किस तरह से टाइम निकाला, कितनी देर आप पढ़ाई करते थे, आपका शेड्यूल कैसा था दिन का? पहले तो मैं टारगेट सेट कर लेता था दिन का, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मैं हाँ आज 4 घंटे 6 घंटे से पढ़ाई करूँगा। मेरा जो टारगेट है वो मैं अचीव करने का ट्राई करता था, लेकिन फिर भी मिनिमम 4 आवर्स स्टडी आपको, जो क्लासेस शुरू है तब रिक्वायर्ड होती है मिनिमम 4 आवर्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटे करो, लेकिन इतना भी स्टडी मत करो कि फिर आपको अगले दिन एग्जॉस्ट हो जाओ कि मैंने 2 बजे तक स्टडी किया तो फिर अगले दिन पूरा दिन आपका खराब जाएगा। ऐसे मत करो, एक टाइम लिमिट फिक्स रखो कि हाँ मुझे आज 10 या 11 बजे सोना है या फिर 12 बजे सोना है, तो फिर उस हिसाब से आप स्टडी करो। लेकिन जब एंड की फेज आती है, मतलब रिवीजन फेज, उसमें आपके पास बहुत टाइम होता है, तो मतलब पूरा दिन होता है, तो फिर आपको अच्छे से प्लानिंग करनी होती है कि हाँ मैं 1 घंटे बाद ब्रेक लूँगा या 2 घंटे बाद ब्रेक लूँगा, जैसे आपको अच्छा लगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी अलग होती है। मतलब अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा एक जगह बैठ सकता था, इसलिए मैं आधा घंटे का ब्रेक लेता था बाद में। लेकिन कोई होता है कि 3 घंटे तक बैठ लेता है, मतलब उससे होता है उतना स्टडी, लेकिन कोई होता है कि आधे घंटे में ही बोर हो जाता है। तो फिर उसकी वजह से आपको खुद को रियलाइज होना चाहिए कि हाँ मैं इतनी घंटे स्टडी कर सकता हूँ, तो मैं इतना बैठूंगा और फिर आधा 1 घंटे का गैप लूँगा और फिर से स्टडी करूँगा। आपका पूरा डे प्लानिंग फिक्स होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप वो सारा करो ही, लेकिन फिक्स होना चाहिए कि हाँ इतना मैं टारगेट कर रहा हूँ, आज नहीं हुआ तो अगले दिन ट्राई करो कि वो मिक्स कर लो। और हफ्ते की प्लानिंग करो, मतलब इस हफ्ते में हमें 4 चैप्टर कर रहे हैं, तो मतलब अगर आज के दिन आपकी पढ़ाई नहीं भी हुई तो भी अगले दिन हो जाती है वो, मतलब आप पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं कवर कर ही लेते। अच्छा अच्छा, तो देखो मोहित ने बहुत अच्छी बात बताई कि टारगेट थोड़ा फिक्स होना चाहिए कि दिन भर में हमें क्या करना है। सुबह कोचिंग भी करना है, प्रैक्टिकल भी रहता है, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। उसने बताया कि कम से कम मिनिमम 4 आवर्स का सेल्फ स्टडी चाहिए, अदर देन कोचिंग, प्रैक्टिकल एंड जो भी आपके बाकी जो करिकुलम एक्टिविटीज है, उसके अलावा भी सेल्फ स्टडी के लिए 4 घंटे का टाइम निकालना चाहिए, कम से कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटे 7 घंटे भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 11th-12th साइंस में रिवीजन, उसके बाद सेल्फ स्टडी, ये सभी बातें बहुत मैटर करती है। तो सेल्फ स्टडी का जो टाइम है सभी बच्चों को फॉलो करना चाहिए। कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई 11th में भी करनी चाहिए, तो 12th में तो और ज़्यादा देर तक पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि सिलेबस की डेप्थ उतनी बढ़ जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। बहुत सारे बच्चे 3 घंटे बैठ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे 6 घंटे भी बैठ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे 2 घंटे बैठते हैं, 10-15 मिनट का थोड़ा गैप लेते हैं, फिर से वो स्टडी चालू करते हैं। लेकिन वो सेट होना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, पढ़ाई करते रहनी चाहिए। ओके ठीक है मोहित,
जैसे कि आपने बताया कि 3-4 घंटे आप पढ़ाई करते थे, आपका दिन का पूरा जो शेड्यूल फिक्स रहता था, हफ्ते में आप टारगेट फिक्स कर लेते थे कि मुझे इस हफ्ते में 4 लेसन्स करने हैं, किस सब्जेक्ट के करने हैं, किसके बारे में वो पढ़ाई करनी है, या फिर अगर कोई एक आध लेसन रह जाता है तो नेक्स्ट वीक में उसे किस तरह से कवर करना है, वो सभी बातें बहुत मायने रखती है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए जाए, या फिर बुक्स कौन सी रेफर करनी चाहिए फॉर योर NEET एग्जामिनेशन, या फिर JEE एग्जामिनेशन, या फिर CET के एग्जामिनेशन। आपने तो तीनों पे एग्जाम दिए, तीनों में भी आपको अच्छे मार्क्स आए हैं, तो JEE की जो डेप्थ है, नीट की जो डेप्थ है, या फिर CET की जो डेप्थ है, उस हिसाब से आपने किस तरह से प्लानिंग की थी, प्रिपरेशन की, या कुछ ऐसे अलग अलग किया था कि JEE के लिए अलग स्टडी था, नीट के लिए अलग है, या फिर CET के लिए अलग, या फिर आप किस तरह से फोकस करके एग्जाम देते थे आगे? मेरा तो मतलब सबके लिए स्टडी सेम था, मतलब JEE नीट और CET सबकी डेप्थ मैंने एक ही पकड़ ली थी, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कितना डेप्थ का क्वेश्चन पेपर आने वाला है पेपर में। तो उसकी वजह से मैंने एक नॉर्मली थोड़ी सी हाई डेप्थ ही चूज़ की थी। मतलब फिजिक्स के लिए मैंने DC पांडे रेफ़र की थी, केमिस्ट्री के लिए भी अरिहंत की एक बुक थी वो रेफ़र की थी, और बायोलॉजी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब इतनी ज़रूरत होती है कोई रेफरेंस की। आपके पास जो क्लास के नोट्स होते हैं वही काफ़ी, और फिजिक्स में भी आपको DPPs मिलती है तो वो रेगुलरली सॉल्व करनी चाहिए। बाकी फिर आपको अगर कुछ ज़्यादा ही रेफ़र करने के लिए चाहिए तो फिर बहुत सारी बुक्स होती है आपके लेवल के अनुसार। मतलब मैंने एंड में मतलब एकदम जब 2-3 महीने रह गए थे तब MTG सॉल्व की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उससे मतलब कैसे NCERT बेटर होती है। NCERT मतलब जो नीट के एस्पिरेंट्स है उनके लिए मतलब बायोलॉजी के लिए तो NCERT के सिवाय मतलब और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स के लिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, मतलब NCERT से आएगा ऐसा नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा मैटर करती है। मतलब आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिया तो उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम NCERT में दे वही आएगा। आपको खुद को इम्प्रोवाइज करते आना चाहिए कि हाँ मुझे इतना आ रहा है। और केमिस्ट्री में तो मतलब ऑर्गेनिक के लिए तो मुझे लगता है आपका जो मटेरियल है वो काफ़ी है, इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ NCERT, और फिजिकल के लिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अच्छा। तो जैसे कि बताया कि NCERT इम्पोर्टेंट है, और डेफिनेटली NCERT गवर्नमेंट की बुक है तो डेफिनेटली NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डेफिनेटली उससे रिकमेंड करती है। तो ऐसा कि नहीं कि 100% उसमें से आएगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 70-80% तो भी NCERT में से आने वाला है। 10% 20% की बात अलग है। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, जैसे कि मोहित ने बताया कि कोर कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होते हैं तो आप चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल को आप वहाँ पे खुद सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये भी रहता है कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व किए, फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जो भी है, तो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया या फिर किस तरह से आपने प्लानिंग की एग्जाम्स की? नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मतलब वो चैप्टर पे डिपेंड करता है। अभी मैंने मैग्नेटिज्म एंड वो मैग्नेट्स का चैप्टर है वो लिया तो उसमें थियरी ज़्यादा है, तो उसमें MCQ की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिया तो उसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। और अगर हमने एक ही टाइप के 100 MCQ किए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अलग अलग टाइप के MCQ आपके सामने आने चाहिए। मतलब अगर मैंने वर्क पावर एनर्जी लिया तो वर्क पे बेस्ड अलग MCQ, पावर का अलग MCQ, या फिर दोनों का मिक्स अलग MCQ। आपने एक ही टाइप का मतलब वर्क डन ही निकालना है, वही 4-5 MCQ 50-50 MCQ किए तो उसको कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि आपको वो आ रहा है फिर भी आप वही सॉल्व कर रहे हो, ऐसा होता है। इसलिए टाइप मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत बड़ी बात है कि क्वांटिटी तो इम्पोर्टेंट है, आपके टाइप, नंबर ऑफ वैरायटी आप कितनी सॉल्व करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन तो बन सकते हैं, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है वो अगर परफेक्ट है तो आप क्वेश्चन किसी भी लेवल का है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व किए जाए, या फिर कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे पब्लिकेशन खुद का एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी वैरायटी डालते हैं। वो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं, वो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं रहती है।
ठीक है। तो मोहित, बहुत सारे बच्चों को ये भी थोड़ा टेंशन रहता है कि एग्जाम के टाइम जो प्रेशर होता है उसे किस तरह से आपने हैंडल किया, या फिर आपने नीट जेई सीटी के पहले अगर कोई एग्जाम्स दिए होंगे उसमें अच्छे मार्क्स आए थे, कम मार्क्स आए थे, आपका कॉन्फिडेंस कभी लो हुआ था क्या, या फिर आपने किस तरह से इस कॉन्फिडेंस को एंड तक मेंटेन किया? पहले तो आपको मतलब जो भी एग्जाम है वो देनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे इसमें कम मार्क्स आएंगे तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एग्जाम दोगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। मतलब मैंने KVPY, ओलंपियाड्स, मतलब बहुत सारी एग्जाम दी थी, ISR एप्टीट्यूड टेस्ट, नीट जेई और सीटी, वो तो मेन होती है, वो तो मैक्सिमम स्टूडेंट देते ही है। लेकिन आपके सामने जो भी एग्जाम आए आपको वो देनी चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और अगर कम भी मार्क्स आए उसमें तो फिर आपको इम्प्रूव करने का चांस होता है कि हाँ ये चैप्टर मेरा वीक है तो फिर इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत चाहिए। और एग्ज़ाम प्रेशर की बात करें तो एग्ज़ाम के वक्त हमें ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है पेपर के वक्त कि हाँ मतलब ऐसे ज़्यादा हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हमें फिर उस वक्त कामनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हाँ मैं कर लूँगा। मुझे मतलब 11th-12th का मैंने पूरा स्टडी किया है, मुझे नहीं भी आया कोई क्वेश्चंस तो मैं वो छोड़ सकता हूँ, या फिर कम से कम मैं मेरा 100% तो भी दे सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हाँ पेपर में 180 क्वेश्चन है तो सबके सब आए, आपको 10 नहीं आ रहे, 15 नहीं आ रहे तो आपको वो छोड़ते आने चाहिए। उससे आपके मतलब वो नेगेटिव मार्किंग्स की वजह से मार्क्स नहीं जाते। खुद को काम रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। आपको माइंड स्टेबल होना चाहिए और हार्ड वर्क करने की ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए मन में, क्योंकि एंड तक हार न मानना ये एक की होती है। आपने पेपर में अभी मेरा ही देख लो, लास्ट के 15 मिनट्स में मुझे 10 क्वेश्चन करने थे, फिर भी मैंने जितने हो सके उतने किए और मैक्सिमम उसमें से राइट आ ही गए। तो मतलब आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मुझे परफेक्ट आंसर आ ही जाएगा। हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए मन में कि मैं मतलब आप डर जाते हो उसकी वजह से। वो OMR शीट में मार्क करते हुए कुछ गलत हो गया तो डरना नहीं चाहिए, हाँ एक ही गलत हुआ है चलो ठीक है आगे का हम कर लेंगे, उतने मार्क्स हम ला सकते हैं एग्जाम। तो वो जो प्रेशर है वो भी हैंडल करते आना चाहिए। नो डाउट एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होती है, प्रेशर तो रहता ही, लेकिन 2 साल की जो एनर्जी वहाँ पे लगानी पड़ती है, तो वहाँ पे आपका दिमाग शांत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे बताया कि आप खुद को थोड़ा कंट्रोल करते हो, ठीक है, एक का क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है उसे आप छोड़ के आगे के जो क्वेश्चन बाकी है उसमें कितना बेटर कर सकते हो, कितना आपका 100% दे सकते हो, उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि उसने बताया कि एंड में 15 मिनट्स में एक क्वेश्चन रोहित ने भी वहाँ पे रॉन्ग मार्क कर दिया था, तो उसकी वजह से थोड़े कम मार्क्स आ गए, लेकिन ठीक है बाकी जो क्वेश्चन उसने अच्छी तरीके से सॉल्व किए उसके कारण से अच्छे मार्क्स भी तो आए, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ओके, ठीक है। आपने 11th-12th में पढ़ाई करते समय खुद को किस तरह से आपने पूरे 2 साल अच्छे तरीके से खुद की हेल्थ मेंटेन की, या फिर मेंटली आपने किस तरह से आपको स्ट्रांग रखा, या फिर पढ़ाई करते समय डेफिनेटली बहुत बार बच्चे बोर हो जाते हैं, फिर से यानी कि इतना सारा डेप्थ रहता है, सभी सब्जेक्ट का प्रेशर रहता है, तो खुद को आपने किस तरह से संभाला, किस तरह से आपने इन सभी चीज़ों को हैंडल किया एंड तक? मुझे लगता है कि स्ट्रेस कम करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अपनी फैमिली होती है, क्योंकि आप जितना फैमिली टाइम मेंटेन करोगे अपने शेड्यूल में उतना अच्छा होता है आपके लिए। मतलब आप जितना इंटरेक्ट करते हो अपने पेरेंट्स से वो आपको मोटिवेशन देता है, और आपके टीचर्स भी होते हैं जो हर बार मतलब हर लेक्चर में आपको एक तो भी मोटिवेशन मिलता ही है कि हाँ मुझे ऐसे कुछ तो भी करना है आगे लाइफ में। लेकिन मोटिवेशन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके मन में, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हेल्थ की बात करें तो फिर ज़्यादा बाहर का अवॉइड करो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि खाओ ही मत, लेकिन अवॉइड करो। मतलब कम से कम आपको 2 साल तो भी बीमार नहीं पड़ना है, ऐसा टारगेट तो भी रखो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ की ज़्यादा चिंता करें तो फिर हो सकता है कि मतलब साल में एक ही बार बीमार पड़े, तो वो आपके लिए अच्छा है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता उसकी वजह से। क्योंकि बीमार पड़ने के बाद भी आप ठीक भी हो जाओ तो भी उसके बाद 3-4 दिन तो आपको लगते ही है कि वापस से वही जो आपका सिलेबस था या फिर जो आपने छोड़ा था उसको फिर से कोप अप करने की, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है उसकी वजह से। तो हेल्थ का ज़्यादा ख्याल। और पेरेंट्स का कैसा रोल रहा आपके
11 12 के करियर में, या फिर कभी ऐसा होता था कि पेरेंट्स ने आपको बिठाया चलो पढ़ाई करो, फिर आप पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, हमने टीचर्स ने बोला तब आप पढ़ाई के लिए बैठ गए, या फिर खुद को आपको एक उम्मीद थी कि नहीं आगे जाना है, कुछ तो भी करना है, आप उसके लिए पढ़ाई करते थे, या फिर पेरेंट्स का प्रेशर था, टीचर का प्रेशर था, तब आप पढ़ाई के लिए बैठते हो और उनको डर के कुछ तो भी चल रहा था, या फिर कुछ नहीं, ऐसे? मुझे पेरेंट्स से या टीचर से किसी का प्रेशर नहीं था। मतलब मेरे पेरेंट्स तो स्टडी के बारे में कुछ बोलते ही नहीं थे मुझे ज़्यादा, क्योंकि मुझे ही खुद का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट को कि मेरा स्टडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको खुद को रियलाइज होना चाहिए कि मुझे लाइफ में कुछ आगे करना है तो मुझे अभी स्टडी करना ही पड़ेगा। आप थोड़ा वक्त स्पेंड करो फैमिली के साथ या फिर आपके हॉबीज़ में, लेकिन पूरा दिन उसमें देना वो ज़्यादा आपके लिए मतलब इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप अब मज़े करोगे तो फिर लाइफ में आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन आप अगर हार्ड वर्क करोगे थोड़ा सा तो आगे जाके आपकी लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है। तो उसके लिए, और मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब हम डिस्टेंस में रहते थे लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए वो रेंट से इधर हम रहने आए क्लासेस के लिए से। अच्छा, एक बहुत बड़ा यानी कि पेरेंट्स का सपोर्ट था उसे कि वो थोड़ा यहाँ से थोड़ा दूर रहते थे, लेकिन पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे कोचिंग क्लासेस के नज़दीक वहाँ पे रेंट पे घर लिया था 2 साल के लिए। डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स अभी दिख रहे सबको। और मोहित ने जो बताया कि एक सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, उनको उम्मीद होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। टीचर पेरेंट्स तो बोलते हैं कि पढ़ाई करो, ध्यान दो, आगे बढ़ो, लेकिन उसके अलावा भी एक खुद के अंदर जो एनर्जी होती है वो जब तक काम नहीं करती तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको खुद को सोचना चाहिए कि हम 11 12 में हैं, हमें बड़े बड़े एग्जाम्स देने हैं, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सभी बातें दिमाग में अगर रहती है तो डेफिनेटली आपको भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मोहित, 11 12 में आपने पढ़ाई के लिए रिवीजन का जो एक पार्ट होता है वो कैसे करते थे? रिवीजन के लिए आप कैसा टाइम देते थे, या फिर जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में कैसे पढ़ाई करते थे आप? जो टॉपिक चल रहा है पहले तो आपको क्लास से उसकी डीपीपीज मिलती है, तो फिर वो आपका मतलब साइमल्टेनियसली होता है। लेकिन जब आप 12th में जाओगे तब 11th की रिवीजन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे कि आखिरी का रिवीजन फेज होता है, लेकिन 12th चालू होते वक्त भी आपको 11th का थोड़ा सा मतलब रिवीजन करते रहनी चाहिए। जो आपको हार्ड टॉपिक से लगते हैं उनकी प्रैक्टिस भी करते रहनी चाहिए। लेकिन एंड में जब आते हैं तब मतलब कम से कम 2 से 3 बार जो भी आपका फुल 11 12 का रिवीजन होना चाहिए, वो उतना टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हमें इतना याद नहीं रहता एग्जाम में, वन टाइम गो इतना याद नहीं रहता। लेकिन अगर आपने 2-3 बार वो पढ़ा है, आपके आंखों के नीचे से गया है, तो फिर वो आपको ज़्यादा इजी मालूम पड़ता है एग्जाम में। इसलिए रिवीजन बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके प्रिपरेशन। तो रिवीजन का भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसने बहुत बड़ी बात बताई कि 12th में आप 11 का रिवीजन करते हो तभी आप वो सभी टॉपिक जो समझ पाते हो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो 1 ही घंटा मिलने वाला है। 2 साल की प्रैक्टिस करने के बाद 1 घंटा मिलता है एग्जाम के लिए। तो डेफिनेटली 1 घंटे में पूरा 11 12 को दिमाग में रखना, उसके बाद क्वेश्चन रीड करना, उसके जो प्रॉब्लम उसे सॉल्व करना, बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए रिवीजन का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसने बहुत बड़ी बात बताई कि बच्चे 12 का जो टॉपिक चल रहा हो तो चलते ही रहता है, नो डाउट, लेकिन 11 का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम्स होती है वो 11 प्लस 12 दोनों साल का सिलेबस रहता है। तो डेफिनेटली रिवीजन जो है सभी बच्चों को करनी चाहिए। खुद के साथ एक कंपटीशन होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको देख के बहुत सारे स्टूडेंट भी आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे मोहित ने अभी करके देखा, तो डेफिनेटली उसे देख के बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होने वाले हैं, वो भी आगे उम्मीद रखेंगे कि नहीं हमें भी JEE एग्जाम में, नीट के एग्जाम में या फिर CET के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा कुछ तो भी करके दिखाना है। ओके मोहित, इन सभी एग्जाम्स में एक इम्पोर्टेंट जो बात है, बोर्ड का प्रिपरेशन, बोर्ड की प्रैक्टिस जो है, हैंड रिटन पेपर होता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में वो रहता है कि बोर्ड का प्रिपरेशन कब करना चाहिए, 2 साल तो ठीक है मिलते ही है, लेकिन JEE नीट और CET का तो प्रेशर रहता है। तो आपने बोर्ड का जो सिलेबस है, बोर्ड का जो प्रिपरेशन है, किस तरह से हैंडल किया था आपने? जैसे PCM में ये जो ग्रुप है पूरा, उसमें आपको मतलब जो आप स्टडी करते हो रोज का, उसमें आपको बोर्ड की थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर देनी चाहिए कि हाँ मतलब हमें थ्योरी भी आखिर में देनी है एग्जाम। तो उसकी वजह से ये 4 सब्जेक्ट तो भी आपको धीरे धीरे करते रहने चाहिए। लेकिन जो अलग आपके 2 सब्जेक्ट हो गए, उसको मतलब एंड के 2 महीने में भी आपने सब किया तो भी मतलब वो सफिशिएंट होता है कि आप स्कोर कर लोगे जितना चाहिए उतना।
लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट है ये आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए इसकी। मतलब आपके वैसे पेपर्स होते ही रहते हैं आप क्लास में जो भी है, लेकिन उसके अलावा भी आपको थ्योरी पे थोड़ा सा तो भी वेटेज देना चाहिए उसको अपने डेली शेड्यूल। आपने बोर्ड के लिए यानी कि एंड में कब प्रैक्टिस की थी? 2 महीने पहले या फिर साल भर करे थे बोर्ड के लिए जो प्रैक्टिस है वो आपने कैसा मैनेज किया था? रिटर्न वर्क में जो प्रैक्टिस है जैसे ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताया ये तो साइमल्टेनियसली चालू था, लेकिन एंड में मैंने 1-2 मतलब एक्स्ट्रा कैसे पेपर सॉल्व किए। आपको शायद से भी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, उनकी वेबसाइट पे पेपर भी प्रोवाइड करती है, तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। या फिर बहुत सारी बुक्स आती है जिसमें आपको बोर्ड्स के पेपर होते हैं, तो आप पास्ट ईयर सॉल्व करो, या फिर जो अभी नया सिलेबस आया तो पास्ट ईयर नहीं लेकिन आती है बुक्स ऐसे, मतलब हर चैप्टर का चैप्टर वाइज तो आपको देना ही चाहिए। एक मतलब एमसीक्यू देते हो तो उसके साथ में ही वो एक थ्योरी राइटिंग पेपर भी देना चाहिए। लेकिन एंड में आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए बोर्ड के पहले, मतलब एमसीक्यू को थोड़ा सा कम कर लो उस टाइम और बोर्ड्स की ज़्यादा करो लास्ट के 1-2 मंथ। अच्छा, 1-2 मंथ में प्रैक्टिस करके कितने मार्क्स मिले थे आपको बोर्ड के एग्जाम में? वैसे तो मुझे 95.17% थे बोर्ड में। अच्छा। लेकिन मतलब वो हमारे वक्त ऐसा इतना ये नहीं था, बोर्ड्स का प्रेशर नहीं था उसकी वजह से। लास्ट में थोड़ा प्रेशर कम था इसलिए। ठीक है, बोर्ड का भी प्रिपरेशन करना चाहिए, इसलिए थोड़ी रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है मोहित, इसके अलावा आप खुद को किस तरह से कंट्रोल करते थे? कभी ऐसा हुआ कि एग्जाम दी, मार्क्स कम आए अदर देन जेईई नीट सीईटी? कुछ आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे अदर देन जेईई नीट एमएसटी सीईटी? मैंने केवीपीवाई दी थी, उसमें मतलब आसपास 0.75 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन मतलब स्कॉलरशिप रह गई मेरी केवीपीवाई की, तो मुझे उधर ज़्यादा दुख हुआ था। मतलब तब समझ में आया कि 0.5 मार्क्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है अपने, मतलब 1 मार्क का कितना इंपॉर्टेंस होता है, उससे आपकी पूरी सीट जा सकती है। ओलंपियाड भी दिए थे मैंने सारे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दिए थे। बायो में मेरा सेकेंड स्टेज को हुआ सिलेक्शन, और मतलब स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट में भी नाम आया मेरा उसमें, मतलब टॉप 1%। अच्छा। लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है और वो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए देनी चाहिए। उसमें आपको मतलब सबका एम नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चों का होता है उसमें भी एम कि हाँ मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है ओलंपियाड में, तो फिर आपको वैसे नहीं भी हुआ आपका एम तो भी आपको देनी चाहिए एग्ज़ाम, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। वो एग्ज़ाम का प्रेशर जो हैंडल करना है वो आपको पहले ही आ जाता है कि हाँ मेरा गलत हो रहा है, तो मेरा प्रेशर हैंडल करने की आपको आदत पड़ती है वैसे। अच्छा। तो जेडब्ल्यू एनडब्ल्यूटी एमएसटी सीईटी के अलावा उसने बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए थे, जिसमें उसे रियलाइज हुआ कि 1 मार्क्स कम आने से स्कॉलरशिप का सिलेक्शन चला गया था। तो उससे एक हमें समझ आती है कि आगे क्या करना है, कि 1 मार्क भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब आप इन सभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हो, पढ़ाई के बारे में सोचते हो, एग्जाम के बारे में सोचते हो, तो डेफिनेटली अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुद को हमेशा यानी कि अपडेट रहना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिवीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट को वेटेज देना चाहिए, आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिर बायोलॉजी हो, सबके लिए अलग अलग टाइम वहाँ पे निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें मार्क्स ला सकते हो। वैसे बहुत सारी बातें हैं, उस सब फॉलो करने के बाद रिजल्ट्स आते हैं। तो मोहित ने इन सभी एग्जाम्स में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लाए हैं। ओके, और मोहित बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि पढ़ाई कब की जाए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, फिर उनके दिमाग में रहता है कि सुबह पढ़ाई करनी चाहिए, दोपहर में या फिर रात को। आप कैसे मैनेज करते थे? वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आपको इतने अच्छे मार्क्स आए, तो आपने किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल किया? मेरा मतलब 11th में तो मैंने जो शाम का टाइम होता है वो ज़्यादा यूटिलाइज किया, क्योंकि और क्लासेस होती थी उसकी वजह से शाम का टाइम। लेकिन जब 12th में ऑनलाइन हुआ या फिर लास्ट की रिवीजन फेज थी, उसमें भी मैंने मतलब मेरा सुबह का जो 6 से 7 बजे जो टाइम शुरू होता था वो अच्छा रहता है। लेकिन जब 9 बजते थे तब 9 के बाद मुझे पढ़ाई करने की इतना इच्छा नहीं रहती थी, तो उसमें फिर मैं घर में कुछ खेल लेता था, या फिर जैसे मैं घर में क्रिकेट भी खेलता था अभी, तो वैसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करता रहता। लेकिन फिर उसके बाद वो 1-2 घंटे, उसके बाद फिर दोपहर का थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लेता था, और शाम को अच्छा टाइम था मेरा, मतलब शाम को ज़्यादा पढ़ाई होती थी।
सुबह और शाम ये ज़्यादा मेन टाइम होता है। और आपको जैसे आपको जो अच्छा टाइम होता है उसमें आपने अपने हार्ड टॉपिक्स करने चाहिए। जो ऐसे बोरिंग टाइम होता है उसमें आपने जो इजी टॉपिक्स है या फिर जो आपके हो चुके हैं उसको सिर्फ अपने हाथ में बुक भी लेके बैठे तो भी वो सफिशिएंट होता है। मतलब जैसे आपने सिर्फ ओवरव्यू भी दिया तो भी वो आपका हो जाता है उसकी प्रिपरेशन। तो हार्ड टॉपिक्स को आपका इम्पोर्टेंट टाइम दो और इजी टॉपिक्स को ऐसे जो आपको बोरिंग टाइम है उसमें यूटिलाइज करो। अच्छा, यानी तो आपने सुबह और शाम को ज़्यादातर पढ़ाई करते थे। बहुत सारे बच्चों का डिपेंड करता है कि बहुत सारे बच्चे सुबह उठ के पढ़ाई करना पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चों को लेट नाइट रात में पढ़ाई करने की आदत होती है, बहुत सारे बच्चे सुबह और शाम को भी पढ़ाई कर लेते हैं जैसे मोहित ने किया था। डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आपको कब आपका मूड अच्छा रहता है, फिर आपको कौन सा टाइम सूटेबल है पढ़ाई करने का। उसमें जो हार्ड टॉपिक्स है जब आपको अच्छा टाइम मिलता है आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, उस टाइम में आपको हार्ड टॉपिक्स वहाँ पे कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और जब आपको थोड़ा बहुत बोरिंग होता है तो उस टाइम आप इजी टॉपिक्स कर सकते हो, उसका जो रीडिंग है वो कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी बातें होती है, डिपेंड करती है स्टूडेंट के ऊपर। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कैसे भी टाइम निकाल के पढ़ाई कर सकते हो, उसमें कुछ डाउट नहीं है। आप नींद कितना लेते थे? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 10 घंटे की नींद चाहिए, 12 घंटे की नींद चाहिए, 6 घंटे की नींद चाहिए। आप कितनी देर सोते थे? मैं मतलब एंड की स्टार्टिंग में तो वैसे मतलब मैं 10 to 11 में ही सो जाता था क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे का उठना होता था, 6 बजे की क्लासेस होते थे। लेकिन एंड के रिवीजन फेज में थोड़ी ज़्यादा नींद ली क्योंकि उधर आपका बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कम से कम 7 घंटे की तो नींद आपको ज़रूरी होती है। और अगर लगा कि हाँ मैं ज़्यादा थक गया हूँ आज या फिर ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो फिर दोपहर को 1-आध घंटा सोना ठीक होता है। मतलब उतना तो करना ही चाहिए, कम से कम 7 घंटे नींद आपको लेनी चाहिए क्योंकि उससे आपको माइंड स्टेबल रहता है। कम नींद लोगे तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है और ज़्यादा सोओगे तो पूरा दिन आलस में ही निकल जाएगा फिर आपका। उसके बैलेंस मेंटेन ये भी बहुत बड़ी बात है कि थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको कम सोना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कम सोगे तो ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ाई के लिए। नो डाउट पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा, लेकिन आपकी जो हेल्थ है या फिर जो नेक्स्ट डे है वो तो यानी कि डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बॉडी को थोड़ा रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए। तो कम से कम 7 घंटे की नींद सफिशिएंट है। जैसे मोहित ने बताया एंड में उसने 7 घंटे की नींद ली थी, बाकी पूरा दिन भर तो पढ़ाई करता था। तो थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। आपको हेल्थ भी मेंटेन करनी होती है और साइमल्टेनियसली आपको पढ़ाई भी करनी होती है। तो थोड़ा इसके ऊपर भी बहुत सारे बच्चों को सोचना चाहिए, फिर इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि खुद को एंड तक मेंटेन करना पड़ता है। आप मेंटली फिट रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे, थोड़ा बैलेंस मेंटेन करोगे तभी ये सभी चीज़ें अचीव करना पॉसिबल है। अदरवाइज उसमें अगर इनबैलेंस होता है तो बहुत सारे बच्चे 2 साल पढ़ाई करते हैं लेकिन एंड में बीमार पड़ जाते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं रहता है। तो एंड में भी मोहित ने पता कि वो उसने 7-8 घंटे की नींद ली है, यानी कि वो बैलेंस करता था, तभी ये सभी चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल है। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से मोहित ने उसके 2 साल की जो जर्नी थी हमारे साथ शेयर की। बहुत सारी बातें उसने बताई, बहुत सारे बच्चे इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मोहित को आप फ्रंट में रख के आप उसके बारे में भी सोच सकते कि हमें किस तरह से मार्क्स लाने, किस तरह से आगे बढ़ना है। नो डाउट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोहित के जैसे बनो या फिर मोहित ही बन जाओ। खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, खुद को डेवलप करना है, हमें खुद को आगे बढ़ना होता है। लेकिन एक सामने कोई अगर एक आइडियल पर्सन होता है तो अच्छी बात होती है, जैसे आपके सामने है। तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करो, आप भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। मोटिवेशन तो क्लास में मिलता ही है, पेरेंट्स से मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पास आउट होते हैं उनसे भी आप मोटिवेट हो सकते हो। और एक अच्छी तरीके से सभी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाके आपको परसेंटाइल अच्छे मिलने चाहिए ताकि आगे कॉलेज में ज़्यादा कॉलेज सिलेक्शन में या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आप एंड में क्या बोलोगे कोई बच्चों के लिए जो अभी 12th में है या फिर 11th में जो बच्चे हैं या फिर जो अभी 12th में है जिनका अभी JEE नीट का एग्जाम आने वाला है, या फिर जो बच्चे अभी 11th में है उनके लिए क्या बताओगे? पहले 11th के लिए बोलो फिर बाद में 11th के लिए मैं बोलूँ तो अभी आप मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो क्योंकि उतनी स्टडी नहीं होती है 11th में। लेकिन आपको फिर भी ऐसा नहीं करना है कि 12th में जाने के बाद मैं 11th का स्टडी कर लूँ। आपको स्टडी जारी रखनी है आपकी 11th की। मतलब आपको ट्राई करना है कि मैं जितना बेस्ट दे सकूँ उतना बेस्ट मैं 11th में ही कर लूँ। मतलब 12th में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन 12th में आपका टाइम ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला है। 11th में उतना प्रेशर नहीं होता आप पे, लेकिन 12th में ज़्यादा होता है।
और आखिर में यही बोलूँगा कि आपका टैलेंट से ज़्यादा आपका हार्डवर्क और सिंसियरिटी ज़्यादा मैटर करती है। मतलब अगर आप सिंसियर हो तो आपको टैलेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर अपना काम टाइम से कर रहे हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आगे जाने से। ऐसे टैलेंट होना ज़रूरी नहीं होता हर चीज़। जैसे मोहित ने बताया कि हार्ड वर्क बहुत मैटर करता है। आपको सीरियसनेस होना चाहिए कि हम 12th में है, 11th में है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आगे एग्जाम्स है उनको देना है, अच्छे परसेंटाइल में, और दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। 12th में जो बच्चे हैं अभी उनका 50-60% सिलेबस हो चुका है, अभी वो आगे एग्जाम देने जाएंगे, तो उनके लिए क्या बताओ? जब भी 12th में जो बच्चे उनको यानी कि आप क्या बताओगे किस तरह से ये सभी चीज़ें हैंडल करनी चाहिए एग्जाम के स्टूडेंट्स जो है उनको मतलब अभी आपका 11th हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है, एक आध दूसरा टॉपिक बाकी होगा तो होगा, लेकिन आपको वो भूलना नहीं है। पहले आपको कंटिन्यूस रिवीजन करनी चाहिए 11th की। मतलब जब भी आपको टाइम मिलेगा, मतलब अभी आई थिंक से दिवाली वैकेशंस होंगे तो उसमें आपने ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हाँ चलो 5 दिन छुट्टियाँ होंगी तो फिर मैं 3 दिन एंजॉय करूँगा, लेकिन जो 2 दिन है उसको मैंने यूटिलाइज करूँगा कि 11th का जो मेरा बचा हुआ है या फिर जो मतलब आपका जो बचा हुआ है 11th का उसका आप परफेक्ट करोगे उसको। और मतलब 12th में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका 12th का बेसिक 11th होता है, तो फिर आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और 12th का मतलब अभी आपको थोड़ा सीरियस होना चाहिए क्योंकि 12th आ गए, आपके पास वो 2 साल नहीं है अभी मुश्किल से 1 साल भी नहीं है, आधा ही साल है आपके पास पूरा। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए अपने स्टडीज़ का। और फोकस मेन चीज़ होती है। आप अगर दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। तो मतलब आपने अगर 5-6 घंटे भी पढ़ाई की लेकिन आपने उतना आउटपुट दिया, उतना प्रोडक्टिव आउटपुट है आपका, तो फिर उससे कोई मैटर नहीं करता कि वो 10 घंटे कर रहा है और मैं 6 घंटे कर रहा हूँ पढ़ाई। बहुत बड़ी बात है कि जो भी पढ़ाई कर रहे हो अच्छी तरीके से करो, दिमाग में होनी चाहिए। अदरवाइज 10-15 घंटे बैठ रहे हो और उसके बाद दिमाग खाली है, कुछ ध्यान में नहीं रह रहा है तो गलत बात है। तो जितना भी आप काम करोगे अच्छी तरीके से करो, उसके ऊपर फोकस रखो और वो सभी चीज़ें रिवाइज करते रहो ताकि एग्जाम में जब उस तरह के क्वेश्चन आए, एग्जाम में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे आप वहाँ पे इजीली हैंडल कर सकोगे। तो उतना सब नॉलेज दिमाग में होना चाहिए। ओके, तो मोहित ने इस साल बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, उसे सीईटी में 100% मिले हैं। NWT एग्जामिनेशन में उसे 679 स्कोर आउट ऑफ 720, बहुत अच्छे मार्क्स लाए उसने। JEE मेंस में भी 99.9% उसे मिले हैं फिजिक्स में, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। यानी कि 2 साल में उसने खुद को इतने अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया कि कोई भी एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। JEE में भी अच्छे मार्क्स है, CET में भी अच्छे मार्क्स लाए उसने, इवन नीट में भी अच्छे मार्क्स लाए उसने। उसका टारगेट अभी मेडिकल है। तो मोहित, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपका जो कॉलेज सिलेक्शन है अच्छा हो आगे MBBS के लिए, और आगे भी आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, ये हमारी उम्मीद रहेगी। ओके, आपने टाइम निकाला सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं।